नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे आम बजट की। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने मुख्तलिफ उम्मीदों के लिए बजट में किए गए इजाफे और इक्तसादी हालात को बेहतर किए जाने के लिए फैसलों का जिक्र किया। सेहत, ज़राअत और रेलवे जैसे पब्लिक सेक्टर के लिए इजाफी बजट के साथ कई अहम ऐलानात के बावजूद टैक्स स्लैब, पेट्रोल, डीजल और गैस में किसी तरह की रियायत न दिए जाने से लोअर मिडिल क्लास और सर्विस क्लास तबके ने मायूसी का इजहार किया है। आम बजट से आम लोगों को ख़ास उम्मीदें होती हैं, ख़ास तौर पर कारोबारी से लेकर जो आम तबका है, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, वो बजट से कुछ ख़ास उम्मीदें करता है। लॉकडाउन के बाद इस बजट से भी आम इंसान जो है वो कुछ ख़ास उम्मीदें कर रहा था। कितना ये बजट उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा या कहाँ उन्हें मायूसी हुई, आज कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर कारोबारी भी और आम इंसान भी मौजूद हैं। देखिए, जिस तरह से लॉकडाउन के अंदर एक तबका सब कुछ ख़त्म हो चुका था, कारोबार ख़त्म हो चुके थे, तो इस आने वाले बजट से बहुत उम्मीद थी कि सरकार है ना कहीं राहत देगी हमें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना ही दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी जो ज़रूरत है इंसान की और जो चीज़ों पे असर डालती है, महंगाई और सस्ता जिस चीज़ से होता है वो है पेट्रोल और डीजल। उनके दामों पे कोई मतलब कम करने की कोई वो ऐलान ही नहीं हुआ, लगाम ही नहीं हुई उस पर। तो फिर कैसे सस्ता हो जाएगा सामान? आम आदमी को, जनमानस को कैसे सुविधा मतलब उससे कैसे राहत महसूस होगी? लॉकडाउन में लोगों की नौकरियां गई हैं, नौकरी जाना बहुत बड़ा मसला होता है। प्राइवेट सेक्टरों में तो 40 से 50% की नौकरियां गई हैं। तो इस बजट से कम ये तो उम्मीद थी कि सरकार कोई घोषणा करेगी। आम आदमी को बड़ी उम्मीद थी कि इस बजट से काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा और ये बजट कुछ कम करेंगे जो कुछ महंगाई है, लेकिन महंगाई पे कोई लगाम नहीं है और दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। पेट्रोल डीजल का रेट इतना बढ़ा हुआ है, इसे जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। सबसे पहले तो आम जो आदमी है वो परेशान घूम रहा है, बेरोज़गारी है, घर में खाने को कहाँ से लाएगा वो जब उस पर नौकरी नहीं होगी। सबसे पहले तो नौकरी होनी ज़रूरी है, नौकरी नहीं है, सारा घर का बजट बिगड़ा पड़ा है। नहीं, उम्मीदें तो बहुत थी क्योंकि पिछले दिनों लॉकडाउन हुआ, ये जो महामारी आई और महामारी के बाद जो हम लोग तवक्को कर रहे थे कि ये बजट जो काफ़ी रिलीफ देने वाला होगा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए और लोअर क्लास के लिए, लेकिन इंतहाई मायूसकुन बजट है और उसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। इसके अलावा मिडिल क्लास के लिए भी कोई इनकम टैक्स में मेजर कोई रिलीफ नहीं है, तो हमारे लिए बहुत मायूसकुन है। मैं समझता हूँ हमें ज़्यादा उम्मीदें थी और बजट उस उम्मीदों को पूरा नहीं करता। तो संभावनाएं जो की गई थी वो ग्रोथ बेस बजट होना चाहिए था, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं पूरे वर्ल्ड में हो गई थी कि इंडिया का जो ग्रोथ है वो माइनस में चला गया था। तो जो इस समय का बजट था, जो अपेक्षाएं की गई थी मेरे हिसाब से वो पूरी की गई हैं, क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले था, स्वास्थ्य हमारा पहले था, तो स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया इस बजट पे। और ख़ास तौर पे जो निजीकरण की बात है, ये तो कई ऐसे सेक्टर हैं जहाँ निजीकरण हो जाने से शायद बहुत अच्छा रिजल्ट उन्हें देखने को मिलेगा कि सरकार ने पहले कई जगह निजीकरण किया और उसका रिजल्ट उन्हें अच्छा मिला, तो इसलिए निजीकरण पे भी फोकस किया गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी ने आम बजट पर सख्त मायूसी का इजहार करते हुए इसको अवाम के मुखालिफ बजट करार दिया है। प्रमोद तिवारी ने हुकूमत की तरफ से मिलिट्री स्कूलों की निजकारी के फैसले को संगीन गलती करार देते हुए इसको मुल्क की सालमियत के लिए खतरनाक बताया है। इलाहाबाद में मीडिया से बात करते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा कि मरकजी हुकूमत के बजट से मुल्क में बेरोजगारी और माशी बदहाली में और भी इजाफा होगा। प्रमोद तिवारी ने यह भी कहा कि आम बजट में दिफा, तालीम और सेहत जैसे बुनियादी शोबाजात के लिए बहुत कम बजट मुख्तस किया गया है। अच्छा बजट में बढ़ोतरी करो वो नहीं। पांचवा मिडिल क्लास का आदमी, मध्यम श्रेणी का आदमी, नौकर पेशा आदमी वो चाहता था कि स्लैब कम हो इनकम टैक्स का, नहीं हुआ। किसानों का कर्ज माफ हो, नहीं हुआ। कुल मिलाकर इस बजट से बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और जो मोदी देश को बेचने निकले हैं उसको बेचने की दिशा में उन्होंने एक बहुत खतरनाक कदम उठा दिया। सैनिक स्कूलों के प्राइवेटाइजेशन और जीवन बीमा जो सबसे मजबूत आधार था उसमें 74% विनिवेश करके, और जो किसान 2 महीने से बैठे हुए हैं
लगभग अब तो 70 दिन होने को आए हैं, उनको न देकर इससे ज़्यादा निराशाजनक, इससे ज़्यादा खराब बजट नहीं हो सकता था। पहले तो कुछ पूंजी को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ पूंजीपतियों की मदद करते थे, अब तो किसी की मदद नहीं है इसमें सिवाय बर्बादी के और कोई संदेश नहीं। आम बजट पर लोगों का मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है। कानपुर में मर्चेंट चैम्बर हॉल में कारोबारी इस बजट पर चर्चा कर रहे थे, जिस पर बड़े कारोबारी और शेयर बाजार से वाबस्ता अफराद भी मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे में बजट पर कुछ लोगों से बातचीत की है, आइए देखते हैं। आम बजट का इंतजार पूरे देश को था, लेकिन शायद 2020 में कोरोना काल में जिस तरह से सरकार ने राहत पैकेज दिए, उसका असर इस आम बजट पर दिखाई दिया। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो जानकार हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से ये आम बजट है और ये जो आया है इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, ये बात करते हैं। सर, किस तरह का ये बजट रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर आप इसको बजट कह रहे हैं तो मैं तो इसको बजट की संज्ञा ही नहीं दूंगा। ये कोई बजट नहीं है। इसमें विशेषकर उद्योगों के लिए तो कुछ भी राहत नहीं दी गई है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कहना है वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत कह तो दिया है, लेकिन उसके लिए क्या उपाय किए गए इसका कोई भी इसमें जिक्र नहीं है। आत्मनिर्भर भारत तो तब बनेगा जो भारत के जो उद्यमी प्रोडक्ट बना रहे हैं उनका आयात या तो रोका जाए या कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जाए। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो जब लोगों को बाहर से इंपोर्टेड माल सस्ता मिलेगा तो हमारे प्रोडक्ट को कौन पूछेगा? सर, आपको क्या लगता है, जिस तरह से आपने पूरा वाच किया, बजट को देखा, क्या लगता है? देखिए, ये भारत का बजट ना होकर दक्षिण भारत का बजट है, पहली बात तो। और हम सब अवगत हैं इस बात से। आप भी पत्रकार होने के नाते एक मध्यम वर्गीय वर्ग से हम सब बिलोंग करते हैं। मध्यम वर्गीय मैं ट्रेडर हूँ और ये मध्यम वर्गीय उद्यमी है। कोरोना काल में फ़र्क अगर किसी को पड़ा है, कोरोना काल में किसी की मूलभूत व्यवस्था, अर्थव्यवस्था विशेष रूप से जो ध्वस्त हुई है, वो केवल और केवल मध्यम वर्गीय की हुई है। ना मध्यम वर्गीय को कहीं से बैकअप सपोर्ट था, ना मध्यम वर्गीय को कहीं से फ्रंट सपोर्ट था। पूरी तरीके से स्वयं के ऊपर निर्भर जो मध्यम वर्ग होता है वो पूरा ध्वस्त हो गया। आम लोगों के लिए क्या नजर आया आपको, आपके नजरिए? आम लोगों में रेलवे का इसमें सुंदरीकरण और सुदृढ़ीकरण की बात कही गई है। बहुत अच्छा बजट है। टेक्सटाइल पार्क पूरे हिंदुस्तान में कई टेक्सटाइल पार्क के, जिसमें कि टेक्सटाइल पार्क बनेगा तो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर, बुनकर, वीवर्स को जॉब मिलेगा। एक बहुत बड़ी चीज़ है ये। इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के लिए उन्होंने कहा कि सड़क का निर्माण, जिस देश की सड़कें स्ट्रांग होंगी, जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, वो मुल्क प्रगति की ओर हमेशा बढ़ेगा। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो कि आजकल की बर्निंग समस्या है, एमएसटी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात मंत्री जी ने कही, उससे भी लगता है कि उनका रुझान फार्मर्स के हित की तरफ है। ओवरऑल मैं समझता हूँ ये एक अतुलनीय बजट था और इससे उद्योग को भी अच्छा मिलेगा। और इंडियन मॉनेटरी फंड ने कहा है, IMF ने, हिंदुस्तान विल बी द सेकंड बेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन द कमिंग 2-3 years। तो जिस तरह से देखा कि लोगों की जिस तरह से प्रतिक्रिया हैं इस आम बजट पर, कुछ लोग इससे निराश हैं तो कुछ लोग इससे संतुष्ट हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18। मशरक़ का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तलबा और तालिबात ने आम बजट पर अपने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। शोबे उर्दू और शोबे माशियात से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ तलबा और तालिबात ने जहां एक तरफ आम बजट का खैर मकदम किया, वहीं दूसरी जानिब बाज़ तलबा ने बजट को अवाम मुखालिफ और माशी बदहाली में इजाफा करने वाला बजट करार दिया है। तलबा का कहना है कि आम बजट में आला तालीम पर होने वाले अखराजात और फीस में कमी करने की कोई बात नहीं कही गई है। अब इस पे क्या ही कहा जाए, मतलब जब ध्यान ही नहीं दिया गया तो हम उसमें कितना बोले। हम हर साल बोलते हैं और हर बार बोलते हैं, हर एक नए कांड के बाद बोलते हैं, लेकिन उस पे हर बार जब भी बजट आता है तो हम सुनने के लिए बैठते हैं कि अब कुछ बोलेंगे हमारे लिए, अब कुछ बोलेंगे, और वो पढ़ के चली जाती है और हम बस वेट करते रह जाते हैं कि क्या ही आया हमारे लिए बजट। जब भी कोई केस आता है तो मुख्यमंत्री जी अलग भाषण देते हैं, प्रधानमंत्री अलग भाषण देते हैं, और जब बजट की बारी मतलब कुछ करने के लिए आता है तो फिर वहाँ फ्लॉप हो जाता है। कथनी और करनी में बड़ा फर्क दिखा जाते हैं। ये बजट था जो कोरोना एक महामारी के बाद आया और इससे सरकार ही नहीं पूरे देश की जनता को बहुत उम्मीद थी
सरकार ने बताया कि 25,000 करोड़ का सिर्फ आप पश्चिम बंगाल में वो रोड मैप तैयार कर रही है और 11,000 करोड़ का तमिलनाडु में। सरकार का ये मानसिकता बन गया है कि जहाँ जहाँ चुनाव रह रही है वहाँ पैकेज के लिए लोगों को लोगों को लुभा रही है। सरकार इस बजट में जब जितना हम समझ पाए हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र पे ज़्यादा जोर दिया गया है, जिससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी जो श्रिंक हुई है कोरोना काल में उस बैलेंसिंग होगी। इसलिए मैं इस बजट का स्वागत करता हूं और इसको बहुत ही सकारात्मक से देखता हूं। उम्मीद करता हूं कि बजट जो है भविष्य में हमारे लिए सकारात्मक सौगात लेके आएगी। सर्वप्रथम इस बजट का हम स्वागत और समर्थन करते हैं और इस बजट की सबसे खासियत और अहम बात यह है कि अतीत और पूर्ववर्ती की सरकार द्वारा एक कमरे में बनाया गया बजट नहीं है, बल्कि लगातार 5 वर्षों तक 4 वर्षों तक कार्यकाल में ली गई ग्रामीण परिवेश की, ली गई गरीब गांव गोबर गुमटी की परंपरा की ये समीक्षा है, उसके अधीन रह करके बजट तैयार किया गया है। और इस बजट के अधीन समाज की सभी विधाओं में, चाहे वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सामरिक, साहित्यिक, आध्यात्मिक सभी विधाओं को सूत्रपात करके इस बजट को निर्गत किया गया है। इसका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बजट को लेकर यही कहना चाहेंगे कि मिला जुला करके जो बजट पास किया गया है किसानों के हित में है और सरकार जो भी बजट इस बार का है पिछले साल की तुलना में बहुत बढ़िया ही कह सकते हैं। आदिवासी स्कूलों में, आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल खोलना, सड़कों पर सड़क बनाने के लिए जो बजट में प्रावधान किया गया है, इसको लेकर के बहुत बढ़िया एक तरीके से अच्छी पहल कह सकते हैं। वक़्फ़ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर उठने वाली आवाज़ें अब शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं। लखनऊ में मजलिस उलमाए हिंद के अरकान ने कहा है कि अगर CBI के अफसरान वो सारे सबूत बकौर देख ले जो उनके पास मौजूद है तो शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों के साबिक़ चेयरमैन जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे। पेश लखनऊ से ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में औकाफ इमलाक की खुर्द-बुर्द का मंजरनामा किसी से पोशीदा नहीं है। वक्फ इमलाक पर जितने प्राइवेट कब्जे हैं उतने ही कब्जे सरकार के भी हैं, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि वक्फ निज़ाम ऐसे लोगों के हाथ में है जो सरकार के हाथ की कठपुतलियां बने हुए हैं। इमामिया ट्रस्ट के बानी मौलाना अली हुसैन क़िम्मी कहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा के लिए वक्फ की गई इमलाक या तो बदनवान और बेईमान लोगों के कब्जे में है या फिर खुद सरकार के। जो भी तहरीक चलाता है, चाहे वो मौलाना कल्बे जवाद साहब हों या और भी उलमा हों, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। औकाफ की बर्बादी का सबब जो है खुद हुकूमत है, सरकार है। ऐसे मंत्री बनाती है कि जो नाअहल है, जिनको कुछ नहीं आता है, और ऐसे लोगों को जो है औकाफ दे जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि औकाफ की हिफाजत के लिए अच्छे और सच्चे और ईमानदारों लोगों को लाया जाए ताकि कौम की औकाफ जो है बचाया जा सके। कौम की हमदर्दी में हमारे बुजुर्गों ने औकाफ वफ़ किए थे ताकि कौम आगे बढ़े। इस वक्त सब बिक रहा है, सब लूट मार हो रही है। वक्त बचाओ तहरीक से मुंसलिक और मजलिस उलमा हिंद के फ़आल रुकन अल्लामा ज़मीर नकवी कहते हैं कि मौलाना कल्ब जवाद की क़यादत और रहनुमाई में उन्होंने ऐसे सबूत जमा कर लिए हैं जिनके ज़रिए साबिक़ चेयरमैनों और बदनवान लोगों को जेल भेजने के रास्ते हमवार हो सकेंगे। इस ज़िम्न में वो CBI के अहम लोगों से मिलकर ये सबूत उनको फराहम करना चाहते हैं, लेकिन मसला दुश्वार है। अगर ये मुमकिन हुआ तो वसीम रिजवी और ज़फ़र फारूकी के साथ साथ बहुत से बदनवान चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। मेरे पास ज़फ़र फारूकी के कम से कम दर्जनों ऐसे सबूत हैं कि ज़फ़र फारूकी जेल जाएंगे। और चूँकि ये जो CBI इंक्वायरी हुई है, CBI इंक्वायरी में मैं सारी एप्लीकेशंस रिसीव करा रहा हूँ और इसमें भी मैं, अगर CBI ने इंक्वायरी में यानी इनको संज्ञान नहीं लिया इन एप्लीकेशंस को हमारी, जो जाहिर सी बात है उदाहरण यानी पूरे तरीक़े से भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ हमने पेश किए हैं। अगर CBI इसमें कोई संज्ञान नहीं लेती है तो इसके खिलाफ भी मैं माननीय उच्च न्यायालय जाऊंगा। एक तरफ वक्फ को लेकर आवाजें उठ रही हैं तो दूसरी जानिब जिन लोगों के खिलाफ CBI इंक्वायरी चल रही है वो बेखौफ और बिला किसी डर के घूम रहे हैं। अल्लामा ज़मीर कहते हैं कि बदनवान लोगों को मौजूदा हुकूमत की पुष्ट पनाही हासिल है, लेकिन हमें यकीन है कि अगर मुंसिफाना तहकीक की गई तो दोनों साबिक़ा चेयरमैनों के साथ साथ कई अहम चेहरे और बड़े नाम खुद को नहीं बचा सकेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट।
इंसाफ के लिए खानदान को थाने से लेकर एसएसपी ऑफिस तक के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस अगवा और कत्ल का मामला दर्ज करने के बजाय खुदकुशी का मामला बनाकर केस को बंद करने पर आमादा है। मामला मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी इलाके का है, जहां के रहने वाले अनुज गुप्ता 21 जनवरी की रात से लापता हो गए थे और फिर 25 जनवरी को अनुज की लाश आबू नाले से बरामद हुई। अनुज के अहल खाना ने सीसीटीवी फुटेज से जाहिर हो रहे सबूत की बुनियाद पर अनुज को कत्ल किए जाने का यकीन जाहिर किया है, लेकिन पुलिस इसे खुदकुशी का मामला बता रही है। अनुज के घर वालों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज के बावजूद पुलिस अगवा करके कत्ल करने का मामला दर्ज न करके इसे खुदकुशी साबित करने पर आमादा है। अनुज के अहल खाना इस मामले को लेकर तमाम पुलिस अफसरान के सामने अपनी दरख्वास्त और मुतालबा पेश कर चुके हैं, लेकिन कत्ल के मामले की जाँच को लेकर पुलिस अफसरान अब तक कुछ कहने और करने से कासिर हैं। हम लोग एसएसपी सर के चक्कर काट रहे हैं इनको एप्लीकेशन देने के लिए कि हमारी कार्रवाई कराई जाए, क्राइम ब्रांच से कराई जाए, क्योंकि वो सुसाइड का केस बना रहे हैं। इस बात को लेकर मेरे भाई का जो है पहला अपहरण हुआ, फिर उसका मर्डर हुआ है, लेकिन उसको वो सुसाइड केस बना रहे हैं बार बार। ब्रह्मपुरी थाने वाले, ये घटना 21 तारीख को वो किडनैप हुआ है रात को 12 बजे और 25 तारीख को उसकी बॉडी मिली है एम्बुलेंस से। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके के आनंद इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक के पॉलिथीन बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग की वजह से किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। अभी तक आग लगने की वजह नहीं मालूम हो सकी है। आग की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। क्योंकि प्लास्टिक के दाने और काफ़ी मात्रा में केमिकल भी था और ड्रम भयंकर फट रहे थे बारी से। तत्काल फायर सर्विस की पुलिस 10 गाड़ियों को लेकर के यहाँ पहुँचा गया। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी के तहत सारसूल बस स्टैंड खड़ी राजस्थान रोडवेज की बस में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि ऐसा लगता है आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। आग ने देखते ही देखते बड़ी शक्ल इख्तियार कर ली और पूरी बस को अपनी लपेट में ले लिया। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची तो बस काफी हद तक जल चुकी थी। बस में लगी आग से लोगों में दहशत है। आग साहब, हम अपनी गाड़ियां भर रहे थे तो देखा थोड़ा थोड़ा धुआं उठ रहा था स्टीयरिंग के पास से जी। हम अचानक आए, देखा तो गाड़ी लॉक थी, धुआं निकल रहा था। तो हमने इसका फिर शीशा तोड़ा, पहले स्टाफ को निकाला। स्टाफ को निकालने के बाद सारे शीशे तोड़े उसकी गैस निकालने के लिए। कितने लोग थे बस के अंदर जब आग लगी थी? बस के अंदर 2 बंदे थे, स्टाफ, कंडक्टर और ड्राइवर, दोनों को निकाला बाहर। फिर उसके बाद एक गाड़ी बराबर में थी, उसको हटाया, फिर इसके शीशा वगैरह तोड़ के इसको नील कर दिया। फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड जो भी है अपना कार्रवाई। लॉकडाउन के खत्म होने के बाद से फिजा में फैली आलूदगी महज दिल्ली ही नहीं बल्कि अतराफ के इलाकों को भी मुतासर कर रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से जहां मैदानी इलाकों में सर्दी पड़ रही है, वहीं धुंध, गर्द और गाड़ियों के धुएं से हवा की आलूदगी में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स के 350 पहुंचे पर मेरठ मुल्क का तीसरा सबसे ज्यादा आलूदगी वाला शहर बन गया है। माहिरीन मानते हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कम हो रहा है और निजी गाड़ियों की तादाद सड़कों पर काफ़ी बड़ी है, जिसका सीधा असर आबो हवा पर पड़ रहा है। मेरठ में वेहिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ गई है। सड़कों का जगह जगह से टूटना, जगह जगह कच्ची सड़कें होना, उनका सही तरीके से समय पर रिपेयर ना होना, वेहिकुलर एक्टिविटीज़ में जगह जगह जाम की स्थिति बने रहना, ये सब बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण के कारण है। बड़ी वजह ये भी है कि पहले लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे थे, लेकिन कोविड के कारण सभी लोगों ने ज़्यादातर सेपरेट गाड़ियों से चल रहे हैं और कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा कि वाहनों की बिक्री में कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है। जो लोग पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते थे आज वो भी 4 व्हीलर से चल रहे हैं, 2 व्हीलर से चल रहे हैं, तो वो भी एक मेन कारण। अगर हम इन चीज़ों को कम से कम वेहिकुलर को अगर हम क्लब में यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, तो हम कहीं ना कहीं इस चीज़ में निजात पा सकते। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। उन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से दिखाना शुरू कर दिया। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस से आपको रूबरू कराएंगे। बायजूस यंग जीनियस में पिछले हफ्ते आप मिले दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से ड्रम बजाने वाले बच्चे चेन्नई के स्टीवन से और बंगाल में रहने वाले कोडिंग जीनियस अनुभरता से। उनका जोश बढ़ाया विशाल ददलानी ने। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं द ड्रमिंग सेंसेशन फ्रॉम चेन्नई 14 साल के स्टीवन सैमुअल।
11 साल की उम्र में ही इन्होंने लंदन के प्रसिद्ध ट्रिनिटी कॉलेज के ग्रेड 8 ड्रमिंग म्यूजिक एग्जाम को पास किया और बन गए ऐसा करने वाले दुनिया के सबसे छोटे यानी कम उम्र के म्यूजिशियन। Hi, I'm Steven Samuel. I'm a musician. I play many percussive instruments like cajon, darbuka, mridangam, tabla, but I'm specialized in drums. My dream is to get a Grammy Award. It's an honor and a pleasure to be here. देखिए, pleasure. Sit, please. So, Stephen, I mean, you know, obviously, because I'm someone who's been following your work, what made you choose drums as your primary instrument? आपने इन सारे instruments में से drums को क्यों चुना? Yeah, I love rhythm so much. So every heartbeat is a rhythm. Yeah. ये तो पंचलाइंस भी बढ़िया बोलता है। हाँ, Every heartbeat is a rhythm। कुछ जैम हो जाए, कुछ साज के साथ कुछ हो हाँ, जाए। आप हमें और आपकी आवाज, इनका साज। हाँ, we'll figure something out. हाँ. If I do like a really simple beat, like a बहुत मजा आया आप लोगों के साथ बात करते हुए, आपकी बातें सुनकर। लेकिन अब वक्त हो चला है स्टीवन सैमुअल के कमाल को देखने का ड्रम्स पर। Yeah, can't wait. आइए मिलते हैं बंगाल के अलीपुर द्वार से 10 साल के अनुव्रता सरकार से। मेरा नाम अनुव्रता सरकार है, मैं 5th ग्रेड में पढ़ता हूँ। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल अलीपुरद्वार एंड आई एम अ सेल्फ टॉट कोडर। मेरा सपना है कि मैं एक दिन एक प्रोफेशनल कोडर बनूं और बहुत सारे यूजर फ्रेंडली ऐप्स बना सकूं, क्योंकि मुझे पता है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज कोडेड एंड कैन बी डिजाइन्ड एज पर रिक्वायरमेंट। एल्बो ग्रीटिंग। आइए बैठिए। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। 9 ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पे इनके ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं। वाला है, एक और आने वाला है, तो 10 on 10 हो गए ये तो। अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका एक ऐप जो कि आप दिखाना चाहते हैं। सर, पुलिस अलर्ट। सो यहाँ पे 3 सेकंड में स्क्रीन पे नेविगेट होगा। हाँ। तो टिप्स देता हो कि कीप द लोकेशन ऑन फॉर बेटर सेंसिंग एंड ऑटोमेटिक मैसेज। यू कैन कॉल पुलिस फ्रॉम हियर। देयर आर पैनिक बटन्स, alarm on and alarm off. So you can message police from here. You have to fill this empty boxes and you can message police. And one more feature, that is automatic message to police. If you click on this button, so you don't need to fill these boxes. It will automatically sense your location and it will send to police. नाजरीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।